हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 9th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। एक टेबल हमें दी गई है, उसमें हम देखेंगे कि जो जो विचारक थे, जो समर्थक थे, उन्होंने किन भावनाओं का, किन विचारों का समर्थन किया था। पहला राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का विरोध किया था। दूसरा है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और विधवा विवाह का समर्थन किया था। तीसरे हैं वीर शलिंगम पंतलु। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के रूप में जो है उसके बारे में कार्य किया था। चौथे हैं ज्योतिराव फुले। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और जाति आधारित समाज की आलोचना की थी। अगली है पंडिता रमाबाई। उन्होंने महिला अधिकारों के बारे में जो है उनके विचार थे, महिला अधिकारों के लिए वो लड़ी थी और विधवा गृह की जो है उन्होंने स्थापना की थी पुणे में। नेक्स्ट है पेरियार। पेरियार ने हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक थे पेरियार और उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। अगली है मुमताज़ अली। मुमताज़ अली जो थी वो मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। अगले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने भी महिला शिक्षा के बारे में अपने विचार दिए थे। अगला जो क्वेश्चन है, सही या गलत बताना है। पहला है, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बनाए थे। तो ये बिल्कुल सही है। जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा किया था तो नए कानून बनाए थे विधवा विवाह के लिए, संपत्ति उत्तराधिकार के लिए, गोद लेने संबंधित। दूसरा है, समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि भाई समाज सुधारक जो हैं उनको सामाजिक तौर तरीकों में सुधार करना है तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनसे उन्हें दूर रहना पड़ेगा। तीसरा है, सुधारों को देश के सभी लोगों को पूरा समर्थन मिलता था। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधार को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। जो प्राचीन ग्रंथ थे उनके ज्ञान से सुधारकों को जो नए कानून बनवाए उनमें मदद मिली। पहला क्या था कि संचार के नए तरीके जो है वो विकसित हो गए थे, यानी लोगों तक जब कोई बात पहुंचानी है तो उसके लिए अब बहुत सारे तरीके आ गए थे। उसमें क्या थी, पहली बार जो है किताबें थी, अखबार थी, पत्रिकाएं थी, वो छपने लगी थी। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले एक तो सस्ती थी और पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी। जो पहले जो साहित्य था वो पांडुलिपियों के रूप में होता था और पांडुलिपियाँ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनकी हम बहुत सारी कॉपियाँ नहीं बना सकते ईज़िली, तो वो जो है आम लोगों की पहुंच में नहीं होती थी। जबकि जो अखबार थे, किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, वो क्या है, वो एक तो सस्ती भी होती हैं और आम लोगों की पहुंच भी उन तक होती थी। तीसरा है कि आम लोग भी उन्हें पढ़ सकते थे और अपनी भाषा में लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। देखिए आज अब हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों के बराबर ही अपनी पढ़ाई लिखाई करती हैं, नौकरियां करती हैं। लेकिन 200 साल पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता था। लड़कियों को ज़्यादा जो है पढ़ने लिखने के अधिकार नहीं थे, इतनी आज़ादी नहीं होती थी। तो उस समय के जो लोग हैं, जब इस तरह के स्कूल खोलने जाने लगे लड़कियों के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, तो जो है उनके पीछे क्या कारण था कि जो लोग हैं वो स्कूल नहीं भेजना चाहते थे अपनी लड़कियों को। लोगों के पास स्कूल न भेजने के कारण क्या थे, तो पहला क्या था कि स्कूल जाने से लड़कियां, उनको लगेगा कि घर से दूर हो जाएंगी और इससे वो अपना पारंपरिक जो है घरेलू काम नहीं कर पाएंगी। शुरू शुरू में तो लोगों को ये भी लगा था कि जो स्कूल वाले हैं वो ज़बरदस्ती लड़कियों को स्कूल ले जाएंगे। तो अब वो क्या करती, पहले तो लड़कियां घर का सारा काम करती हैं, अब वो क्या करेंगी कि भाई वो स्कूल चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा। तो इस तरह से भी उनको लगता था कि इसलिए वो स्कूल नहीं भेजना चाहते थे उनको। दूसरा, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। यानी जो पहले लड़कियां थी उनको किस तरह से रखा जाता था, घर से बाहर उनको नहीं निकाला जाता था, घरों के अंदर ही रहना पड़ता था उनको। अब स्कूल जाएंगी तो उनको सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो लोग इस बात को भी सही नहीं मानते थे कि भाई ये भी उनके लिए ठीक नहीं है।
तीसरा, उनको लगता था कि लड़कियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो बिगड़ जाएंगी। उनको लगता था कि अगर घर से बाहर जाएंगी, लड़की सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरेंगी, बाहर के लोगों से मिलेंगी, तो वो बिगड़ सकती हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया? यदि हाँ तो किस कारण? जो ईसाई प्रचारक थे, जो पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार करने वाले थे, लोग उनकी आलोचना क्यों करते थे? हो सकता है कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया हो, तो उसके पीछे क्या कारण थे? पहला हम देखेंगे आलोचना के कारण। भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर लाद दिया जाएगा। जो आलोचक हैं उनका मानना था कि अगर ईसाई प्रचारक जो यूरोपियन, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो जो भारतीय संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी, और जो पाश्चात्य यानी पश्चिमी संस्कृति है वो भारतीयों पर जबरदस्ती लाद दी जाएगी, और जनजातीय समूहों तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा। यानी उनको लगता था कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनको, और जो जनजाति समूह है उनको ज़बरदस्ती क्या है, ईसाई बना दिया जाएगा, पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया जाएगा, उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह, इसलिए भी वो आलोचना करते थे। लेकिन कुछ लोग जो है वो उनका समर्थन भी करते थे। तो समर्थन के कारण क्या थे? उनको लगता था कि ये स्त्री शिक्षा और पुरुषों में समानता के अधिकार के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता है उनको, उनका मानना था कि जो जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार है। अगर हम अपने प्राचीन जो है भारतीय संस्कृति को देखें तो उसमें जो महिलाएं हैं उनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे पढ़ने लिखने के, उनको ज़्यादा जो है नहीं अधिकार दिए गए थे, वो घरों में ही रहती थी। तो जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो ईसाई प्रचारक थे, वो स्त्री शिक्षा पर भी बल देते थे, पुरुषों में भी समानता के अधिकार में पक्ष में थे। इसलिए जो कुछ लोग हैं वो इनका समर्थन करते थे। दूसरा, जनजातीय लोगों और निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूलों की भी स्थापना की गई थी। यानी सभी लोगों को पढ़ने लिखने की जो है सुविधा मिलनी चाहिए, तो उनके लिए भी, जो निम्न जाति के लोग हैं उनके लिए भी जो है स्कूलों की स्थापना की गई। क्योंकि भारतीय जो समाज था उसमें हम देखते हैं कि जो निम्न जाति हैं उनके साथ बहुत भेदभाव भी पहले किया जाता था। उनको जो है स्कूलों में भी नहीं शिक्षा का अधिकार था, क्लास से बाहर बैठा दिया जाता था निम्न जाति के लोगों को। एक एग्जाम्पल आपने भीमराव अंबेडकर का देखा होगा। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता के प्रचारक थे, ईसाई प्रचारक थे, उन्होंने जो है निम्न जाति के लोगों के लिए भी स्कूलों की स्थापना की थी, इसलिए वो इसका समर्थन करते थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे? यानी जब भारत में जो समाज था वो जातियों में बटा हुआ था, जातीय भेदभाव जब लोगों के साथ होता था, तो जब अंग्रेजों का काल था तो जो निम्न मानी जाने वाली जातियाँ थी उनके लिए नए अवसर किस तरह से आए? पहला हम देखते हैं, 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। यानी उनको भी, जो नीची जाति थी, जो जनजातीय समूह थे, उनके लिए भी जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया, उनके लिए स्कूल खोले गए। तो एक नया अवसर था उनके लिए। दूसरा क्या है कि शहरों में जब रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान बनाना, पार्क, सड़कें, बाग, मिल, रेलवे स्टेशन आदि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी। अंग्रेजों के काल में क्या हुआ था? अंग्रेजों के काल में नए नए जो है उद्योग स्थापित होने लगे थे, नए नए शहरों का विकास होने लगा था, तो वहाँ पर काम करने के लिए मजदूरों की भी आवश्यकता होती थी। तो इन सब कामों के लिए शहर में जाने वाले जो बहुत सारे लोग थे वो निम्न जातियों के ही व्यक्ति होते थे, तो जो ज़्यादातर मजदूरी का काम करते थे। तो उनके लिए ये भी एक अवसर था कि उनको काम का जो है मौका मिल रहा था। अगला हम देखते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए जा रहे थे। यानी भारत के आसपास भी जो कुछ देश हैं, मॉरिशस है, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, वहाँ पर भी जो मज़दूर थे वो बागानों में काम करने के लिए जाते थे। कुछ जो है वो असम में चाय के जो बागान हैं वहाँ काम करने के लिए जाते थे। तो उनमें से ज़्यादातर जो लोग होते थे वो निम्न जाति के ही होते थे। अगला क्वेश्चन हम देखें, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया?
ज्योतिराव फुले जो थे और बहुत सारे समाज सुधारक हमने देखा, पेरियार हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, इन सभी लोगों ने क्या किया था, जातीय असमानता हो यानी जो भारत में जो ऊंच नीच की जाति का भेदभाव था, लोगों के बीच में जो असमानताएं थी, उनकी आलोचना को सही ठहराया था उन लोगों ने। पहला है कि ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वे दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हैं। फुले का मानना था कि आर्य उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर अपना गुलाम बना लिया और प्राजित जनता को निम्न जाति माना जाने लगा। देखिए, जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा थी वो क्या थी। ब्राह्मणवादी विचारधारा में समाज को 4 वर्गों में, 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसमें थे वो ये वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। जो सबसे ऊंचे जो माने जाते थे वो ब्राह्मण माने जाते थे। उसके नीचे जो आते थे, ब्राह्मण के नीचे आते थे क्षत्रिय, जो ये कह सकते हैं कि भाई जो राजा बन सकते थे, राजा बनने का, शासन करने का क्षत्रियों के पास अधिकार था। फिर वैश्य आते थे। फिर सबसे निम्न जाति जो मानी जाती थी वो शूद्र जाति मानी जाती थी, जो बाकी तीनों वर्णों के लिए काम करती थी, साफ सफाई का और भी बहुत सारे जो भी छोटे मोटे काम होते थे वो शूद्र जाति करती थी। तो जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा थी, उनको इन सभी जो समाज सुधारक थे उन्होंने इनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण अपने आप को जो आर्य मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, ये तो बाहर से आए हैं और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको इन्होंने अपना गुलाम बना लिया है और इनको हरा कर पराजित जो जनता है उसको क्या माना जाने लगा है, निम्न जाति यानी शूद्र माना जाने लगा है। इसलिए वो आलोचना करते थे ब्राह्मणों की। जो पेरियार हैं वे हिंदू वेद पुराणों की आलोचना उन्होंने की थी। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता, महिला और पुरुषों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। यानी जो हमारे पुराने वेद हैं, पुराण है, जो पुराने ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि इनका सहारा लेकर ब्राह्मणों ने जो निचली जातियां हैं उनके ऊपर अपनी सत्ता, अपना प्रभुत्व जमा लिया है। इसलिए पेरियार जो हिंदू वेद थे, ग्रंथ थे, पुराण थे, उनकी आलोचना करते थे। तीसरा है कि हरिदास ठाकुर ने भी जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया था। यानी हरिदास ठाकुर भी जो है इस विचारधारा के खिलाफ थे, ब्राह्मणवादी विचारधारा के। वो भी चाहते थे कि जो सभी लोग हैं उनमें जातीय समानता हो, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाए। तो इस तरह से जो समाज सुधारक थे उन्होंने आलोचना की ब्राह्मणवाद की, वर्ण व्यवस्था की, और जो पुराने ग्रंथ है जिनका सहारा लेकर जो ब्राह्मण है उन्होंने जो समाज है उसको वर्णों में विभाजित किया था। अगला हम देखते हैं, फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। जो ज्योतिराव फुले थे उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, गुलामगिरी। तो उन्होंने अपनी पुस्तक को किसको समर्पित किया था, जो अमेरिकी आंदोलन जो किया, जिन लोगों ने अमेरिकी आंदोलन जो हुआ था उसमें क्या था कि जो अमेरिका में भी काले गोरे का भेद था, तो उस आंदोलन के लिए जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिन्होंने जो काले लोग हैं उनकी मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया, उनको समर्पित किया था ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक को। पहला है कि 1873 में फुले ने गुलामगिरी यानी गुलामगिरी का मतलब क्या होता है, गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी थी। फुले ने पुस्तक लिखने से 10 वर्ष पहले अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो चुका था। यानी अमेरिका में भी जो दास प्रथा का प्रचलन था वो समाप्त हुआ था जब फुले ने पुस्तक लिखी, तो उसके 10 साल पहले ही। फुले ने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका में काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर देखा। ज्योतिराव जो फुले थे वो भारतीय जो जातीय असमानता थी उसके भी आलोचक थे। उनका भी वो विरोध करते थे कि भाई जो जिस तरह से जो ब्राह्मण हैं उन्होंने समाज को जो है वर्णों में बांटा है, जो शूद्र जाति है उसको निम्न नीच जाति माना जाता है, उनको जो है किसी भी तरह की सुविधाएं समाज में नहीं मिलती, उनको अलग थलग रखा जाता है। तो जो ज्योतिराव फुले थे उन्होंने जो हमारे यहाँ पर निम्न जाति थी उनके साथ उन कंपेयर किया, किसके साथ, उनको जो अमेरिका में काले लोग थे, जो गुलाम थे, जो दास बनाए गए थे, उनसे जोड़कर देखा कि भाई उनकी दशा भी इस तरह की है। इसलिए फुले ने अपनी पुस्तक जो है वो अमेरिकियों को समर्पित की, जिन्होंने उन गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इसलिए जो है ज्योतिराव फुले ने देखा कि भाई
यहाँ भी जो जातीय भिन्नता है, जातीय असमानता है, उसी तरह से जो अमेरिका है वहाँ पर भी गोरे काले का भेद था। तो वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया इस लड़ाई के जीतने में, जो दास प्रथा थी उसका अंत किया, तो उनको अपनी जो गुलामगिरी पुस्तक थी वो समर्पित की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे। अंबेडकर जो थे वो भी क्या थे, अंबेडकर जो भीमराव अंबेडकर थे वो भी एक निम्न जाति से संबंधित थे। उन्होंने भी बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, जो जातीय भिन्नता, जातीय असमानता थी भारत में। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। जो महार है उसको निम्न जाति माना जाता था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही जातीय भेदभाव को नज़दीक से देखा था। जब वो पढ़ने के लिए भी जाते थे तो उनको क्लास से बाहर बैठा दिया जाता था, बाकी जो बच्चे होते थे उनसे अलग। तो उन्होंने बचपन से ही जो जातीय भेदभाव है, भिन्नता है, उसको देखा था। समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना के कारण निम्न जातियों के साथ असमानता और बुरा व्यवहार, भेदभाव होता था। यानी जो उच्च जातियाँ थी, जो ब्राह्मण थे और अन्य जातियाँ थी, वो निम्न मानी जाने वाली जातियाँ जो थी उनके साथ असमानता का व्यवहार करती थी, बुरा व्यवहार करती थी। मंदिरों में उनको प्रवेश करना नहीं दिया जाता था। जो पानी के नलकूप होते थे, नलके होते थे, उनके ऊपर भी जो उनको पानी भरने की इजाज़त नहीं होती थी। मंदिरों में जो है उनकी एंट्री नहीं होती थी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि जो निम्न जातियां हैं उनके साथ किस तरह से बुरा व्यवहार किया जाता है। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 जो है आंदोलन चलाए, जिनके माध्यम से वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि समाज में जो जातीय पूर्वाग्रह की जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है। यानी उन्होंने बार बार आंदोलन किया, वो दिखाना चाहते थे लोगों को कि वे किस तरह से जो जातीय असमानता है वो हम लोगों के अंदर बस चुकी है। लेकिन उनका मानना ये भी था कि लगातार अगर हम इस चीज़ का विरोध करेंगे तो इसको कमज़ोर भी किया जा सकता है और इस जातीय भेदभाव को समाप्त भी किया जा सकता है। इसलिए जो अंबेडकर थे उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए ताकि वो जातीय भिन्नता को समाप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? पहला है कि फुले ने जातीय व्यवस्था की आलोचना को सभी प्रकार से गैर बराबरी से जोड़ दिया था। यानी जो ज्योतिराव फुले थे वो जातीय जो असमानता थी उसके आलोचक थे। उनको लगता था कि जो निम्न जातियां हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वह उच्च जातीय महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबत और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर से चिंतित थे। देखिए, जो महिलाएं हैं वो बेशक से उच्च जाति की हैं, लेकिन उनकी भी दुर्दशा थी। उनको भी ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना वो घर से बाहर जा सकती थी और ना किसी तरह के विशेष अधिकार उनको दिए गए थे। जो मजदूर थे उनके लिए भी मुसीबत थी, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। निम्न जातियाँ थीं उनके साथ तो होता ही था भेदभाव। उनको ना मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाता था, ना जो है सार्वजनिक तौर पर जो कार्यक्रम होते थे उनमें भाग लेने का अधिकार होता था। तो ज्योतिराव फुले जो है वो चिंतित थे इस तरह के जातीय भेदभाव से। जो पेरियार थे, पेरियार ने भी बहुत सारे जो है दलीलें दी आंदोलन के, जो जातिवाद था उसको समाप्त करने के लिए। पेरियार की दलीलों और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्म आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। जिस तरह से जब पेरियार थे उन्होंने जब विरोध किया इस तरह की बातों का, तो जो राष्ट्रवादी नेता थे तब उनको लगा कि हाँ, जो भारत है उसमें जातीय भेदभाव जो असमानता है उसको समाप्त करना चाहिए। तो उनमें भी जो है आत्ममंथन, आत्म आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, जातीय बंधन ढीले पड़ने लगे, छुआछूत की भावना कमज़ोर होने लगी, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हुआ। यानी धीरे धीरे जो लोग हैं उनको ये बात समझ में आने लगी कि ये जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जो जातिवाद है, इसको समाप्त करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब लोगों ने इसका विरोध किया, जो आलोचक थे उन्होंने इनकी आलोचना की, तो जो जातीय बंधन थे वो ढीले पड़ने लगे, जो छुआछूत की भावना थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें एकता के भाव जो है वो लोगों में पैदा हुए। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर 8 क्लास हिस्ट्री के। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।